Hello student, today we are going to study with the new topic, the sexual reproduction in human beings. Okay, so generally we are going to study the different reproductive parts of male and female. मतलब हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है. ठीक है, सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेल में XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, सो XY और ये XX क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. ओके, सो हमारे बॉडी में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं. उसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है. ओके, XX जो है वो सेम टाइप का क्रोमोसोम है. ओके, सिमिलर है तो वो वुमन में रहता है और XY जो है वो मेल में रहता है. इसीलिए अगर मेल और फीमेल का मीटिंग होता है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसके पास एक X मदर का आएगा और एक X या Y जो है वो फादर का आएगा. ठीक है, तो इसीलिए जो है कभी भी बॉय और गर्ल के लिए मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि फादर के पास 2 क्रोमोसोम है अलग अलग. ओके, मदर के पास सेम है, मदर जो भी देगी वो सेम ही होगा, पर जो फादर देते हैं वो अलग अलग होता है. ठीक है, एक्स और वाई अलग हो जाता है तो उसमें से कोई एक ही आएगा. अगर एक्स मदर ने दिया है, एक्स फादर ने दिया है तो वो होगा फीमेल होगी, और अगर मदर ने एक्स दिया है, फादर ने वाई दिया है तो वो मेल होगा. इसलिए कभी भी औरत जो होती है वो लड़के या लड़की के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, वो मेल के थ्रू होता है कि मेल के पास XY होने की वजह से गर्ल और बॉय जो है वो आता है. ठीक है, सो हमें याद रखना है फीमेल के लिए XX क्रोमोसोम और मेल के लिए XY क्रोमोसोम. ओके, सो यही क्रोमोसोम है जो हमें आगे ट्रांसमिट होता है. जैसे मुझे मेरे मम्मी पापा से मिला है, X मेरी मम्मी से मिला है, X मेरे फादर से मिला है, तो मैं फीमेल हूँ. ओके, वैसे ही अगर मेरे ब्रदर की बात करूँगी तो उसको मेरी मम्मी से X मिला है और फादर से Y मिला है, इसलिए वो बॉय है. ठीक है, सो ये पॉइंट याद रखना है. Okay, so we are starting with the new topic, that is human male reproductive system. Okay, so अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं मेल में वो उसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पे जो भी दिया है सबके नाम याद रखने आपको और उसका थोड़ा बहुत फंक्शन. इसमें आप लोग को डीप में नहीं दिया है. ठीक है, सो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सो मोस्टली जो भी मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट रहता है और फीमेल का इनसाइड. ओके, सो इसमें बहुत सारे सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होता है. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस और वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड. ओके, सो टेस्टिस जो है वो एक ऑर्गन है, वहाँ से ही जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस होता है. ठीक है, वो स्पर्म ही जाके ओवम को मतलब एग को फीमेल में फर्टिलाइज करता है, वो जाइगोट बन के एक न्यूबॉर्न बेबी बनता है. ठीक है, तो टेस्टिस जो रहता है वो प्रेजेंट होता है स्क्रॉटम में और वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, मतलब हमारा जो यूटेरस का पीछे वाला पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी, उसके बाहर ये प्रेजेंट रहता है. ठीक है, और टेस्टिस वो ऑर्गन है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और हम इसमें ना बहुत सारे ग्लैंड और डक्ट भी होते हैं. ठीक है, तो ग्लैंड और डक्ट को हम लोग मोस्टली ये आइडिया आना चाहिए हमें कि ग्लैंड और डक्ट बोला, इनमें से दोनों में से कोई भी एक वर्ड आया तो इसका मतलब होता है कि वो ऑर्गन जो है कुछ सिक्रीशन, कुछ केमिकल या कुछ फ्लूइड जो है वो सीक्रेट करता है मतलब वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो ग्लैंड वर्ड कहीं दिखा तुम्हें और या डक्ट वर्ड दिखा, उसका मतलब होता है कि वो सिक्रीशन करता है. ठीक है, तो बहुत सारी चीज, फ्लूइड हो गया, कोई केमिकल हो गया, वो सीक्रेट करता है और उस अकॉर्डिंग जो हमारा बॉडी काम करता है. ठीक है, तो इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, स्क्रॉटम प्रेजेंट होता है, कॉपलर ग्लैंड, यूरिनोजेनिटल डक्ट, एपिडाइमिस, इजेक्टरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, ये सब चीज़ जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है. ओके, सो इसमें हम लोग को सिर्फ नाम याद रखना है और मूवमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू पेनिस वो याद रखना है. ठीक है, testis contains numerous seminiferous tubule.
Germinal epithelium present in the tubule divide by meiosis to produce sperm. Those sperm are sent forward through various tubule, and sequence of those tubule is as reta, testes, vasa efferens, epididymis, vasa deferens, ejectory duct and urinogenital duct. ओके, सो इसमें अभी हमें ये फिगर में देखना है, ठीक है। ये फिगर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है। तुम्हें इसको बनाना या इसका पूरा जो पार्ट कहाँ पे है उसको नेमिंग करना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, टेस्टिस जो है वो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ट्यूब्यूल्स जो है उससे कनेक्टेड होता है और उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और वो ट्यूब्यूल का जो वॉल होता है, अभी कोई भी ट्यूब होता है तो वो अंदर से हॉलो रहता है, मतलब खाली रहता है, पर वो सर्कल में उसका एक वॉल होता है, ठीक है। वैसे ही वो वॉल जो होता है वो जर्मिनल एपिथेलियल का बना रहता है, ठीक है। और यही जो सेल्स होते हैं जर्मिनल एपिथेलियल, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म, ओके। तो ये जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वही आगे भेजा जाता है। तो वो कैसे भेजा जाता है, पहले टेस्टिस में प्रोड्यूस हो गया, ओके। टेस्टिस से वो जाता है वासा एफरेंसा, उसके बाद जाता है जो उसके यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है, उसके मतलब टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद इधर लिखा हुआ है एपिडाइमिस, उसके पास जाता है। फिर वासा डिफरेंसा ऊपर जो लिखा है वहाँ पे जाता है। उसके बाद जाता है इजेक्टरी डक्ट। इजेक्टरी डक्ट यहाँ पे दिखा है, वो ब्लू कलर की नीचे जो दिखाया है हार्ट हाफ हार्ट शेप में दिखा है, वो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, ठीक है। उसके बाद वो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। ये जो मिडल पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, वो पकड़ जैसा दिख रहा है, दैट इज़ द यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, ओके। सो ऐसे वहाँ से मूवमेंट, टेस्टिस से मूवमेंट होके वो इजेक्टेड डक्ट से होते हुए यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब ये सेमिनल वेसिकल जो प्रेजेंट है डार्क ब्लू कलर में, वो बहुत सारे सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो उसका सिक्रीशन वो कहाँ करता है, इजैक्यूलेटरी जो डक्ट है वहाँ पे उसका वो पूरा सिक्रीशन करता है। और बाकी की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, कॉपलर्स ग्लैंड है, वो उनका सिक्रीशन कहाँ करते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट में करते हैं, ओके। तो ये हमें 2 पॉइंट याद रखना है कि सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन कहाँ करता है, इजिकेटरी डक्ट उसमें करता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड और कपलर्स ग्लैंड जो है वो उसका जो भी सिक्रीशन है वो यूरिनोजेनिटल डक्ट में करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे उन लोग जो है वो जो फ्लूइड है, जो भी सिक्रीशन है वो वहाँ आता है, ठीक है। और जो स्पर्म है वो टेस्टेड से होते हुए भी कहाँ पे आता है, इसके पास आता है, यूरिनोजेनिटल डक्ट में आता है, ठीक है। तो अब वो फ्लूइड प्लस स्पर्म को हम लोग बोलेंगे सीमेन, ओके। सीमेन वो फ्लूइड है जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकलता है और उसी के अंदर स्पर्म और फ्लूइड दोनों प्रेजेंट रहता है, और वो फ्लूइड की वजह से उसको मूवमेंट मिलता है और वो एग जो ओवा है उसको जाके फर्टिलाइज करता है, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है, सीमेन मतलब वो जो सिक्रीशन हुआ है सेमिनल वेसिकल से, और प्रोस्टेट ग्लैंड और कपलर ग्लैंड का जो भी सिक्रीशन जो हुआ है उसमें अगर स्पर्म ऐड कर देंगे वो फ्लूइड, और वो स्पर्म को हम लोग बोलेंगे सीमेन, ओके। तो वो सीमेन जो है वही जो है वो पेनिस यहाँ लिखा है दिख रहा है, वो पेनिस के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है। और वही जाके फिर एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। सो ये जो हम लोग ने पढ़ा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पढ़ा है। तो इसमें हमें याद रखना है टेस्टिस ने बहुत सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, मतलब पतले पतले बहुत सारे कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स होते हैं। वो ट्यूब्यूल का वॉल जर्मिनल एपिथेलियम से बना होता है, ओके। और वही जो जर्मिनल एपिथेलियम जो है वही सेल्स के टिश्यू की वजह से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ओके। अब वो स्पर्म बनने के बाद वो टेस्टेड से, एपिडाइमिस से, वास डिफरेंस से, इजैक्यूलेटरी डक्ट से फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट में आता है, ठीक है। ये उसका मूवमेंट है, ओके। ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। उसके बाद हमें याद रखना है कि सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन इजैक्यूलेटरी डक्ट में करता है, और कॉपलर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन जो यूरिनोजेनिटल डक्ट में करते हैं, ओके। सो ये सब जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हमें याद रखना है सीमेन। सीमेन क्या है, सीमेन मतलब ये सिक्रीशन जो है वो प्लस स्पर्म, ओके। सो ये दोनों को हम लोग बोलते हैं सीमेन, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें याद रखना है, जो अभी मैंने बताया ये वही है, ओके।
और इसमें हमें एक बात भी याद रखना है, यहाँ पे देख रहे हो आपको सब चीज़ पेयर में मतलब जोड़ी में, टेस्टिस जो है वो जोड़ी में है। बस इसमें जो जो जोड़ी में नहीं है वो कौन कौन से है, यूरिनोजेनिटल डक्ट वो है, वो जोड़ी में नहीं है। ओके, पेनिस जो है वो जोड़ी में नहीं है, बाकी जो सब है उसका जोड़ी में है, मतलब एक दो कॉपी है उसका, मतलब एक का एक कॉपी नहीं, दो मतलब एक ऑर्गन का एक और डुप्लीकेट कॉपी है। तो ऐसा 2 पेयर है, ये सिंगल नहीं है। सो बस जो सिंगल कौन कौन से हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट, पेनिस और स्क्रॉटम, ये जो है वो सिंगल है, वो डबल नहीं है। ओके, सो ये जो पार्ट था वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, और उसमें हमें ये सब पॉइंट जो है कंसिडर करके याद रखना है। ओके, और वो डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे कुछ फैक्ट बताया है कि लेंथ ऑफ एपिडाइडिमिस इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग। ओके, फिर लेंथ ऑफ स्पर्म इज 60 माइक्रोमीटर, और such a small sperm has a cross a distance of approximate 6.5 मीटर while passing out of male reproductive system। जैसे मैंने बताया टेस्टिस से वो वासा डिफरेंसा से इजिकुलेटरी डक्ट से लेकर यूरिनोजेनिटल तक जाने के लिए उसको 6.5 मीटर का पूरा जो है बॉडी में उसको उस पास आउट होना पड़ता है बॉडी से निकलने के लिए। ओके, पूरा बॉडी से निकलने के लिए उसको इतना पूरा मूव करना पड़ता है। ठीक है, स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पस एंड फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सीमेन। अभी ये पूरा मूवमेंट के लिए उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए रहती है, इसलिए उसके जो सीमेन में जो सिक्रीशन में और सिक्रीशन है प्लस जो स्पर्म है उसमें फ्रुक्टोज रहता है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज क्या काम करेगा, जैसे मैंने आप लोग को ग्लाइकोलिसिस, टीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाया था, जिसमें एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हमें एटीपी मिलता है, वैसे ये फ्रुक्टोज का भी ब्रेक डाउन होगा और उससे एटीपी मिलेगा इसको। ठीक है, सो ये भी उसका बहुत सारा रोल होता है। तो हम ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारी बॉडी सिर्फ ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करती है, हमारी बॉडी प्रोटीन को भी करती है, फैट को भी करती है। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी तो लैक्टोज भी यूज़ करती है, अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट भी जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी उस अकॉर्डिंग काम करती है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वो है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये भी डायग्राम है, ये थोड़ा हार्ड है पर आप नॉर्मली रफ डायग्राम आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, उसमें जो पार्ट्स दिए हैं वजाइना, यूटेरस, ओवरी एंड ओविडक्ट, ये सब भी आपको लेबलिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट है वो ओवरी दिखाया, उसके बाद ओविडक्ट, फिर उसके बाद यूटेरस और उसके बाद वजाइना। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है वो इनसाइड रहता है। ओके, वो आउटसाइड नहीं रहता है। तो इधर पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरी होता है, पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है, सिंगल यूटेरस और वजाइना होता है। बिसाइड अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड मतलब वही जो सिक्रीशन करेगा ग्लैंड, वो जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करना है वो सब के लिए वो ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। फिर एवरी मंथ जो क्या होता है, एवरी मंथ ओवम जो है वो रिलीज होता है अल्टरनेटली, मतलब कोई भी एक ओवरी से ओवम आएगा। ठीक है, और वो ओवम जो है उसमें से oocytes निकलेंगे। अगर वो oocyte फर्टिलाइज नहीं होंगे तो फिर अगर वो oocyte मूव करने के बाद वो फर्टिलाइज नहीं होंगे तो उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा। अगर वो नहीं मतलब फर्टिलाइज हो जाएंगे तो वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, सो इसका भी एक अलग सा प्रोसीजर है। सो इसमें बताया कि फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक, जो ओवरी का शेप है वो फनल लाइक है ओविडक्ट का, और वहाँ से ही जो है वो ओवम जो है मूव करता है। ठीक है, और oocytes एंटर्स द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग, वो ओपनिंग के वजह से ही जो है वो oocytes जो है जो ओवम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं oocyte वो मूव करता है और वही ओपनिंग के थ्रू वो अंदर जाता है। ठीक है, और वो जो सीलिया क्या बोलते हैं, मतलब वो जो वॉल है ओविडक्ट का, ये जो वॉल है उसके पास ना सीलिया मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। वो क्या करता है, वो हेल्प करता है oocyte को मूव करने के लिए। ठीक है, सो दिस सीलिया पुश द oocyte टूवर्ड्स द यूटेरस। अब ये जो oocyte है उसको यूटेरस के तरफ भेजना है तो वो सीलिया ही उसको मदद करेगा आगे जाने के लिए। ओके, उसके बाद
गैमेट फॉर्मेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मेल का टेस्टिस में से स्पर्म आता है और ओवरी में, फीमेल का ओवरी में से oocytes आते हैं। ओके, तो ये अभी दो अलग अलग गैमेट हो गया। ठीक है, अब ये गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया, अब इनका जाइगोट बनेगा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो इसमें गैमेट फॉर्मेशन, बोथ गैमेट जो स्पर्म और ओवम जो होता है वो मियोसिस से ही होता है। ठीक है, माइटोसिस कब होता है? अपने बॉडी सेल्स में होता है। ठीक है, और जाइगोट बनने के बाद माइटोसिस होता है। पर सबसे पहले जो हमारा स्पर्म और ओवम जो oocyte जो है वो प्रोड्यूस होता है वो मियोसिस से ही होता है। स्पर्म प्रोड्यूस इन द टेस्टिस, और वो हमेशा तक रहता है। वो जो स्पर्म है, एक मेन स्पर्म ना मरते दम तक प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, और इन केस ऑफ फीमेल में क्या होता है, जब वो जन्म लेती है, जब वो पेट, अगर माँ के पेट में एक लड़की जन्म ले, मतलब है, पल रही है, पेट में ही है, तो उसके उसी टाइम पे 2 to 4 मिलियन oocyte ना तभी उसके फीटस के यूटेरस में रहता है, मतलब उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, पर जब वो लड़की का एज मैच्योर होने लगती है, जैसे 12-14 की होने लगती है, तब वो जो है वो oocyte जो है मैच्योर होते हैं और ओवरी जो है अल्टरनेटिवली एक एक oocyte जो वो भेजती देती है। ठीक है, सो एवरी मंथ ऐसा होता है। तो इसका तो ओवरी जो रहता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, बस उसको मैच्योर होने के लिए वो मैच्योरिटी एज होना चाहिए, और वो कब तक oocyte प्रोड्यूस कर पाती है? मेनोपॉज तक। मेनोपॉज मतलब आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, अगर वो फीमेल का एज है इतना, उसके बाद वो oocyte प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो 2 to 4 मिलियन में से सिर्फ 400 तक oocyte जो है वो मैच्योर वो प्रोड्यूस कर पाती है हर मंथ, और उससे मतलब हर मंथ सिर्फ मेनोपॉज तक वो 400 एग oocyte जो है वो मैच्योर कर पाती है। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, वो एज ऑफ मैच्योरेशन से लेकर मेनोपॉज तक, तो जो फीमेल में है वो मैच्योरिटी एज से लेकर मेनोपॉज तक 400 oocyte जो है वो मैच्योर कर पाती है। ठीक है, वो फीमेल का है, पर मेल में क्या रहता है, वो स्पर्म ना मरते टाइम तक प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, और सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कंट्रोलिंग द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट द स्टॉप ऑफ बिकम इरेगुलर एंड दिस कॉज द मेनोपॉज। अभी एक रीज़न क्यों है कि 45 और 50 ईयर की वुमेन्स आगे oocytes को मैच्योर करके नहीं कर पाती है, क्योंकि हार्मोन्स जो का रोल प्ले करते हैं वो हार्मोन ही प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं और वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो इरेगुलर आने लग जाते हैं। उसकी वजह से जो है मेनोपॉज हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर है। फर्टिलाइजेशन, वो गैमेट फॉर्मेशन हुआ, हम लोग ने गैमेट के बारे में जाना स्पर्म और ओवम के बारे में, oocytes के बारे में, और वो कब तक रहता है। ठीक है, अभी फर्टिलाइजेशन में हमें पता है कि यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओके, तो सीमेन जो है वो बॉडी मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर जाता है और फीमेल के ओवम में जाके, वजाइना में ओवम में जाके उसको फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो जब सीमेन पास होता है तो ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ एक ही स्पर्म होगा, उसमें बहुत सारे स्पर्म रहते हैं, बस उसमें से कोई एक ही स्पर्म है, मतलब मैच्योर इतना ताकतवर होता है जो एक ही स्पर्म जो है वो अपने ओवम को जो है फर्टिलाइज कर पाता है। ठीक है, मतलब कितने हज़ारों स्पर्म होने, उसमें से सिर्फ एक ही है जो ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है। ठीक है, तो वो क्या अभी हमने जो डायग्राम में देखा था उसमें वजाइना, यूटेरस और ओविडक्ट ये हम लोग ने देखा था। तो स्पर्म इन द नंबर ऑफ अ फ्यू मिलियन स्टार्ट देयर जर्नी बाय द रूट ऑफ, पहले वजाइना में जाते हैं, फिर यूटेरस में जाते हैं, फिर ओविडक्ट में जाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द दोज फ्यू मिलियन स्पर्म फर्टिलाइज द ओनली ओवम प्रेजेंट इन द ओविडक्ट। उसमें से मतलब वो मिलियंस ऑफ स्पर्म होंगे उसमें, पर उसमें से सिर्फ एक ही जो है वो फर्टिलाइज करता है ओवम को। ठीक है,
From the age of puberty up the menopause means 10 to 17 year of age up to 45 to 50 year, an ovum is released every month from the ovary, and that is out of 2 to 4 million ova, approximate only 400 oocytes are released up to the age of menopause. Remaining oocyte undergo degeneration. ओके मतलब क्या, अभी वो फीटस जो बेबी गर्ल प्रोड्यूस मतलब उनका उसका जन्म हुआ है, उसके पास 2 to 4 मिलियन जो है oocyte प्रेजेंट है, ठीक है। पर वो मेच्योर होने तक, मेच्योर एज से लेकर मेनोपॉज तक सिर्फ 400 एक को ही मेच्योर कर पाती है, और बाकी जो रहते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब वो उसका डीनेचुरेशन हो जाता है, मतलब वो अपने बॉडी को चाहिए नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये पॉइंट हमें याद रखना है। अभी देखो यहाँ फर्टिलाइजेशन का दिखाया लोग ने इधर पिक, वो जो इमेज दिखा है उसमें देखो, उसमें दिखा है ये जो कीड़े जैसे दिख रहे छोटे छोटे वो स्पर्म है, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है वो oocyte है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म में से सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो जाके उसको फर्टिलाइज करेगा। ओके, और इसमें ऐसा बोला है कि 40 to 50 ईयर्स के एज जब ओल्ड मतलब उस एज की लेडीज़ होती है उनमें कभी कभी थोड़ा बहुत oocytes निकलता है। पर अगर ये oocytes जो है फर्टिलाइज हो गए, अगर ये ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो गया, तो जो बेबी होगा उनको सिंड्रोम होगा, मतलब वो नॉर्मल बेबी नहीं होगा, उसका कोई अलग कैरेक्टर होगा, या उसको डाउन सिंड्रोम, ऐसा बहुत सारे सिंड्रोम से मतलब उसका बिहेवियर अलग होगा, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा, तो ये उसमें डिजीज़ हो सकता है। इसके वजह से वो एज में प्रेगनेंसी अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। सो इधर जो मैंने आप लोग को बताया था कि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल में जो होता है वो XX होता है, और मेल में जो होता है XY होता है। और यहाँ पे वो जो मैंने बताया कि मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल और बॉय चाइल्ड, ओके, देयर इज़ नो रोल ऑफ फीमेल इन दैट, ओके। फीमेल गिव द सेम क्रोमोसोम बट द मेल हैव X और Y, मतलब X और Y डिफरेंट क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है मेल में, ओके। नाउ डेवलपमेंट एंड बर्थ, ठीक है। अभी तो हम लोग ने ये भी जान लिया कि स्पर्म कैसे प्रोड्यूस होता है, oocytes मतलब ओवम कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब ये दोनों हो गया, इनका गैमेट फॉर्मेशन मतलब इनका फर्टिलाइजेशन होने के बाद अभी ये दोनों आ गए हैं, इनका फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है। अभी क्योंकि वो फादर का भी क्रोमोसोम जो भी है आ गया जेनेटिक, और मदर का भी। अभी वो जो एक सेल में है वो oocyte जो है वो फर्टिलाइज हो गया है, अभी उसके पास सब कुछ है, अभी वो एक जाइगोट है, एक ही सेल है वो। अभी वो डिवाइड होगा, वो डिवाइड कैसे होगा, माइटोसिस से होगा, ठीक है। So zygote undergo after fertilization, zygote form after fertilization in the oviduct under a repeated mitotic division and embryo is formed. Meanwhile, it is pushed toward the uterus. Once it's reached the uterus, it is implanted and further development occur after implantation. An organ called as a placenta is formed for supply of food material during the growth in uterus. ओके, सो इसमें बताएं सबसे पहले वो जाइगोट बनता है। अभी उस स्पर्म ने आके oocyte को फर्टिलाइज कर दिया, अब वो एक अकेला सेल है, ओके, वो एक अकेला सेल है। अभी उसका बहुत सारा माइटोसिस डिवीजन होगा, बहुत सारा रिपीटेड होगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4, ऐसे बहुत सारे सेल उसी में डिवाइड होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद वो एम्ब्रियो बना लेगा, एक ऐसा स्टेज आएगा, मतलब 16 मियोटिक डिवीजन हो जाएगा, मतलब 1 से 2, 2 से 4, मतलब ऑलमोस्ट 64 या 65 सेल्स हो जाएंगे, तो उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलेंगे। अब ये एम्ब्रियो जब बन गया है, अब वो कहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा, यूटेरस में, मतलब यूटेरस के पास लाया जाएगा, ओके। यूटेरस के पास क्यों लाया जाता है, वहाँ पे बेबी का जो ग्रोथ होता है, तो वो यूटेरस के पास जैसे आएगा, यूटेरस को सिग्नल मिलेगा और वो उसको एक अलग सा ऑर्गन बना के देगा, मतलब एक कवरिंग बना के देगा जिसके अंदर बेबी जो है ग्रो होगा, उसको बोलते हैं प्लासेंटा, ओके। अब यही प्लासेंटा है जिसकी वजह से जो माँ खाएगी, जो भी न्यूट्रिएंट फूड खाएगी, वो बेबी को
पास ऑन होगा, ठीक है। वो प्लासेंटा के थ्रू ही वो बेबी जो है वो कवरिंग रहेगा और वो बेबी जो है उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक है। सो ये जो डेवलपमेंट होता है वो जाइगोट से, एम्ब्रियो से लेकर पूरा न्यूबॉर्न बेबी तक, तो उसके लिए 9 मंथ्स लगते हैं, ओके। सो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये वीक्स दिखाया है कि 4, 8, 12, 16, 20 और ये सब वीक में कैसे बच्चे बड़े होते हैं, और वो प्लासेंटा के अंदर ही बड़े होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड अप्रॉक्सीमेटली विद इन 9 मंथ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ओके। अभी 9 मंथ तक वो बेबी जो है उसमें रहता है, ओके, प्लासेंटा के अंदर, और वो 9 मंथ के बाद वो बेबी डिलीवर होता है, ओके। सो ये हम लोगों ने देखा डेवलपमेंट और बर्थ, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जाइगोट, फिर एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो कैसे बनता है? रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से, उसके बाद उसको यूटेरस में इम्प्लांट करते हैं और वहाँ पे प्लासेंटा फॉर्म होता है, और प्लासेंटा ही है जो न्यूट्रिएंट और जो भी है वो बेबी को सप्लाई किया जाता है, ओके।